Well, so taking up today, carrier's legal liability insurance. Carrier's legal liability insurance. In fact, we are the late entrants into this field because this product of ours came very late, some 3-4 years back only. While this is the most useful product and this is already there with all the general insurance companies, especially PSUs are selling this policy since beginning. Now try to understand what this carrier's legal liability insurance is. किस पर्पस के लिए है, क्यों है, कौन इसको ले सकता है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए, आपको या मुझको या किसी भी थर्ड पर्सन को कोई भी सामान कहीं भी भेजना है तो हम सबसे पहले ऑप्शन तलाशते हैं कि कैसे भेजा जाए, और ये ऑप्शन बहुत सारे हैं आज की डेट में, क्योंकि सारी फैसिलिटीज सभी जगह अवेलेबल है। अब कोई बंदा किसी पोर्ट से कनेक्टेड एरिया में है और उसे दूर सामान भेजना तो ही विल डेफिनेटली प्रेफर टू सेंड इट बाय वाटरवेज। अगर वाटरवेज से सामान भेजेंगे तो शिप से, स्टीमर से, बोट से या किसी भी तरीके के हल से, हल यानी कि पानी में, समुद्र में चलने वाले साधन से भेजा जा सकता है। अगर एयर से भेजना है तो बाई कार्गो कैरियर और हेलीकॉप्टर और बाई एयर एनी एयर डिवाइस। रेलवे से भेजना है तो रेलवे के लिए स्पेशल गुड्स ट्रेन चलती है जिसे आप मालगाड़ी बोलते हैं, और रोडवेज से भेजना है तो GCCB यानी गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल सिर्फ काम ही यही करते हैं कि माल लाना और ले जाना। तो ये जो कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, दिस इज मेंट फॉर दी रोड ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, क्योंकि उनका काम GCCB से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ये GCCB कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे लाइट कमर्शियल व्हीकल है, मीडियम कमर्शियल व्हीकल है या हैवी कमर्शियल व्हीकल है। और अगर इनके शेप के हिसाब से बात करें तो टैंकर हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल हो सकते हैं, ओपन बॉडी हो सकते हैं, क्लोज बॉडी हो सकते हैं। दे आर ऑल इन फैशन बिकॉज ये सारे प्रचलन में हैं ऑलरेडी, और सब जगह यही गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये जो पॉलिसी है इसका पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों लिया जाता है इसको। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर फर्म है जैसे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, ट्रांसपोर्टर का काम ही यही है। हजारों लाखों पर्सन्स का या फर्म्स का या प्रोफेशनल्स का सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उनकी एक्टिविटी क्या हुई, मूवमेंट ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज और कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी रिस्क रहता है, और वो रिस्क ये रहता है कि किसी भी प्लेस से डेस्टिनेशन तक कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी एक्सीडेंटल हैपनिंग हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि उसने माल को एक जगह भेजने से के लिए माल के मालिक से भाड़ा लिया है, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको वो सेफ्ली डिलीवर करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, माल में कोई लॉस या डैमेज हो जाते हैं इन द ट्रांजिट और इन दी ऑपरेशंस लाइक लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कंपनसेशन पे करे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंश्योरेंस माइंडेड लोग अपने सामान का माल का बीमा करा के भेजते हैं। माल का बीमा कराना इज वेरी सेफ, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस कराकर भेज रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपका गुड्स अगर सेफ्ली डिलीवर नहीं हो रहा है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकें उस लॉस और डैमेज के लिए, और ऐसा ही होता है।
तो अगर किसी ने इंश्योरेंस करा करके अपने गुड्स को किसी ट्रांसपोर्टर के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए भेजा है, एंड इन द प्रोसेस इफ देयर इज एनी लॉस और डैमेज टू द गुड्स सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस पर्सन के लिए दो ऑप्शन हो जाते हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है कि उसने बीमा करा रखा है, तो जितना भी उसका लॉस और डैमेज हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना प्रेफर करेगा, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ उसी के पास है, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और इंश्योरेंस कंपनी उससे क्लेम को सेटल करेगी। हालांकि दूसरा ऑप्शन भी उसके लिए खुला हुआ है, वो ट्रांसपोर्टर से भी क्लेम कर सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक से ही कर सकता है, बिकॉज ही इज कंसर्न विद द लॉस और डैमेज टू हिज गुड्स फॉर विच ही नीड्स द कंपनसेशन। तो दोनों में से किसी एक से लेगा। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना प्रेफर करता है तो इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोसेस है। इंश्योरेंस कंपनी जब भी क्लेम सेटल करेगी और कंपनसेशन पे करेगी तो उससे एक सब्रोगेशन लेटर साइन करा के ले लेगी। अब ये सब्रोगेशन लेटर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द इंश्योर्ड। ये इस बात का प्रूफ है कि इंश्योर्ड हैज बीन इंडेमनिफाइड एंड ही हैज ट्रांसफर्ड ऑल द राइट्स टू द इंश्योरर। इंश्योरर को सब्रोगेशन लेटर की क्या जरूरत पड़गी? इंश्योरर को ये पता है कि इनके माल में जो भी लॉस और डैमेज हुआ है वो ट्रांसपोर्टर की गलती से हुआ है, या तो वो एक्सीडेंट से हुआ है, या वो किसी ड्राइवर की नेग्लिजेंस से हुआ है, या ऑपरेशंस लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशंस में हुआ है, तो भी ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है। तो ये जो सब्रोगेशन लेटर इंश्योरेंस कंपनी ने लिया, इसके बिहाफ पर जितना भी कंपनसेशन उसने इंश्योर्ड को पे किया है उस अमाउंट को वो ट्रांसपोर्टर से रिकवर करने का राइट रखती है। तो ट्रांसपोर्टर से वो उतना अमाउंट क्लेम करेगी। अगर सेटलमेंट हो जाता तो वेल गुड, नहीं तो कोर्ट केस के जरिए क्लेम करेगी। इसके मायने ये हुए कि ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इंश्योरेंस हो या ना हो, दोनों केस में है पे करने की। अगर मालियर को या गुड्स को इन ट्रांजिट कोई भी लॉस और डैमेज हुआ है तो या तो उसको क्लेम ओनर को पे करना पड़े या इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़े। कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी उसकी है, तो दे कैन नॉट एस्केप द लायबिलिटी फ्रॉम पेइंग द कंपनसेशन टू द गुड्स लॉस्ट और डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट। अब ऐसा तो रोज ही होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का तो काम ही यही है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। और दिन में हो सकता है उसके पास 2 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, सारी की सारी गाड़ी इसी काम में एंगेज्ड है। तो किसी में भी लॉस और डैमेज हो सकता है, किसी भी दिन लॉस और डैमेज हो सकता है, किसी भी प्लेस पर लॉस और डैमेज हो सकता है। इवन गाड़ी सेफली वहाँ पहुँच जाए डेस्टिनेशन पर, उसके बाद भी गाड़ी नहीं भी चल रही हो तो भी गुड्स में लॉस और डैमेज हो सकता है। तो अंडर ऑल दीज सर्कमस्टांसेस ट्रांसपोर्टर इज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू द ओनर ऑफ द गुड्स। ही कांट एस्केप द लायबिलिटी। अब उससे अगर ये डेली करना पड़ जाए तो उसने तो जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा उसको खर्चा करना पड़ जाएगा। इससे बचने के लिए उसको कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी चाहिए, जिससे उसका बिजनेस हो। अभी क्या है कैरियर लीगल लायबिलिटी? हु कैन टेक इट? ट्रांसपोर्टर होगा, लॉजिस्टिक फर्म लेगी, कैरियर फर्म लेगी, क्योंकि उनका काम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसमें कि ये रिस्क अटैच्ड है। ये फर्म ले तो लेंगी, लेकिन इनके साथ एक दूसरा इशू और होता है, और वो इशू ये होता है कि ये जो व्हीकल्स यूज कर रहे होते हैं वो उनके बिजनेस के टर्नओवर के हिसाब से होते हैं, आउटपुट के हिसाब से होते हैं। मान लिया किसी ट्रांसपोर्टर फर्म का 3 करोड़ का बिजनेस है और उसके पास व्हीकल केवल 3 ही है, जबकि उसको रिक्वायरमेंट है 6 की, तो वो हो सकता है अगर 3 गाड़ी और नई लेने की पोजीशन में नहीं है तो 3 गाड़ी हायर कर ले, यानी भाड़े पे गाड़ी ले ले, भाड़ा पे करता रहे, और ऐसा होता है। तो ट्रांसपोर्टर फर्म भाड़े पर भी गाड़ी ले लेती हैं, हायर्ड और चार्टर्ड व्हीकल भी ले लेती हैं। अब अगर उसको कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए कंपनसेशन से बचने के लिए, तो उसमें ओल्ड व्हीकल और हायर्ड व्हीकल दोनों का इंश्योरेंस होना चाहिए, होते चाहेगा। और इस पॉलिसी में ये प्रोविजन है कि दोनों का व्हीकल एक ही साथ हो जाता है, दोनों का इंश्योरेंस हो जाता है।
तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में चाहे ओन्ड व्हीकल हो या हायर्ड व्हीकल हो, दोनों में से किसी में भी माल जा रहा हो और माल का लॉस और डैमेज हो जाता है रास्ते में, तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर के पे करने की जिम्मेदारी है, इस सारे कंपनसेशन को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। दिस इज द बेनिफिट। इसलिए हर एक ट्रांसपोर्टर फर्म, कैरियर फर्म और लॉजिस्टिक फर्म को ये पॉलिसी लेना आवश्यक हो जाता है। नॉट कंपल्सरी बाई वर्च्यू ऑफ एनी लॉ, बट दिस इज नेसेसरी फॉर देयर बिजनेस। इसका कवर क्या है, पॉलिसी में क्या कवरेज है? पॉलिसी में मेनली फायर, एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट की रिस्क कवर है। फायर, एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट, जो भी व्हीकल माल लेके जा रहा है, अगर उसको आग लग गई है, कोई विस्फोट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और उससे माल डैमेज हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। इसके अलावा जो चौथा पैनल कवर्ड है वो है नेग्लिजेंस ऑफ द इंश्योर्ड, हिज एम्प्लॉइज, हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, हिज सर्वेंट्स हु आर एंगेज्ड इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशंस, उनका रिस्क भी कवर्ड है। तो ये जो नेग्लिजेंस है ये रूटीन में होता है, माल चढ़ाने में, उतारने में, कंडक्टर से, ड्राइवर से ये लापरवाहियाँ होती रहती हैं, तो ये नेग्लिजेंस भी कवर्ड है। इसके अलावा दो रिस्क और हैं, राइट एंड स्ट्राइक रिस्क एंड टेररिज्म रिस्क, लेकिन ये पॉलिसी के इनबिल्ट कवरेज में शामिल नहीं। इनको अगर इंश्योर चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कवर करा सकता है, मीन्स दे आर एड ऑन। So as far as coverage of the policy is concerned, fire, explosion and accidents and negligence, these are only 4 risk covered, plus right and strike and terrorism, they can be taken on payment of additional premium। तो जो ये पॉलिसी आप किसी को सेल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, ये पॉलिसी केवल 12 महीने के लिए, 12 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी, पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी फर्दर 1 ईयर के लिए। ये आपको एस्टेब्लिश्ड फर्म को देनी है, लेकिन हमारी प्री कंडीशन ये रहेगी कि ट्रांसपोर्टर फर्म के पास जितने भी व्हीकल्स हैं जिनको कि वो गुड्स लाने ले जाने के लिए यूज कर रहा है, मे बी हायर्ड और ओन्ड, दे आर ऑल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे ऑल मस्ट बी इंश्योर्ड अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मोटर पैकेज पॉलिसी। और मोटर पैकेज पॉलिसी में आप जानते हैं सब की एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, अलग पॉलिसी होती है। मीन्स अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास 3 ट्रक है, तो तीनों के लिए मुझे अलग अलग पॉलिसी चाहिए। जैसे आपके पास 2 कार हैं या 3 बाइक हैं, तो आपको हर व्हीकल के लिए एक अलग पॉलिसी चाहिए। उसी तरीके से हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए भी एक सेपरेट पॉलिसी चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए मोटर की, क्योंकि मोटर व्हीकल की रिस्क तो मोटर पॉलिसी में ही कवर होगी। कैरियर लीगल लायबिलिटी मोटर व्हीकल की रिस्क कवर नहीं करेगी, केवल गुड्स की रिस्क कवर करेगी। मोटर व्हीकल की रिस्क के लिए पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर होती है, ओन डैमेज लायबिलिटी कवर होती है, प्लस ओनर कम ड्राइवर का पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर होता है। ये हमारी प्री कंडीशन है कि हर व्हीकल के लिए अगर ये मोटर पॉलिसी पैकेज पॉलिसी होगी तभी कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। अगर नहीं है तो ले लीजिए, और अगर बीच में ख़त्म हो रही है तो उसको टाइमली रिन्यू करा लीजिए, लेकिन कंटिन्यूएशन में कराइए। क्योंकि अगर कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी पर कोई क्लेम आ गया और जिस व्हीकल से माल जा रहा था उस व्हीकल की अगर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी नहीं है ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट और डेट ऑफ लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्लेम पे नहीं करेगी। Now you can understand the importance of motor comprehensive package policy for each vehicle used by transporter firm। अगर वो उस गाड़ी का मालिक नहीं है, उसने भाड़े पे ले रखी है, तो उस मालिक लेगा उसकी पॉलिसी और मालिक पॉलिसी लेकर के एक कॉपी ट्रांसपोर्टर फर्म को दे देगा। लेकिन व्हीकल कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड होना ही चाहिए, प्लस उस व्हीकल की रोडवर्दी कंडीशन भी होनी चाहिए। रोडवर्दी कंडीशन वर्बली या जमा खाते में नहीं होगी, उसके लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट आरटीओ से इशूड होना चाहिए। किसी भी कमर्शियल व्हीकल की रोडवर्दी कंडीशन के लिए आरटीओ एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है
और हर कमर्शियल व्हीकल के लिए मैंडेटरी है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हाँ, ये फैसिलिटी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी कि ट्रांसपोर्टर के पास जितने भी व्हीकल्स हैं जिनको कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहा है, दे ऑल कैन बी इंश्योर्ड अंडर वन सिंगल फ्लीट पॉलिसी। ये नंबर 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। एक ही फ्लीट पॉलिसी में वो सारे व्हीकल्स का रिस्क कवर हो जाएगा और उनमें लाने ले जाने में अगर किसी माल का लॉस होता है तो वो पॉलिसी में कवर होगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन फर्म सभी मेंटेन करती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम दे आर रिक्वायर्ड। जैसे लॉग बुक है, अब यह लॉग बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हर ट्रांसपोर्टर मेंटेन करता है, क्योंकि उसमें व्हीकल की एंट्री होती है कि कौन सा व्हीकल किस दिन कहाँ क्या माल लेकर के गया। इसी तरीके से कंसाइनमेंट नोट है, कंसाइनमेंट नोट भी ट्रांसपोर्टर फर्म दूसरे ट्रांसपोर्टर के लिए भेजती है कि इस व्हीकल में ये माल आ रहा है, तो सामने वाली ट्रांसपोर्टर फर्म को भी कई कन्वीनियंस हो जाती है कि वो उसी माल को अनलोड करा ले, क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर ने पूरा व्हीकल लोडेड भेजा लेकिन वो लंबी जर्नी का है, बीच में जैसे अहमदाबाद उतरना पड़ा उसे, तो अहमदाबाद में क्या क्या माल उतरेगा, कितना अनलोड होगा, ये कंसाइनमेंट नोट में लिखा रहता है। और ये पॉलिसी 500 रुपये प्लस जीएसटी यानी 18% जीएसटी पर इशू होगी, मिनिमम प्रीमियम ये होगा। इससे ज़्यादा जितना का उसका सम इंश्योर्ड है उतना उस पर होगा। तो पॉलिसी के की कंसिडरेशन में ये चीज़ ध्यान रखने की है कि पॉलिसी एनुअल है, 12 महीने के लिए इशू होगी, किसी भी ट्रांसपोर्टर फर्म को दी जा सकती है। उसके सारे व्हीकल जिनको कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहा है मोटर पैकेज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में इंश्योर होने चाहिए। हर व्हीकल की एक रोडवर्दी कंडीशन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सारे के सारे व्हीकल एक ही फ्लीट पॉलिसी में इंश्योर हो जाएंगे। उसके लॉग बुक और कंसाइनमेंट नोट उसके मेंटेन होने चाहिए। अब एक और बड़ा फैक्टर आता है जो कि हर ट्रांसपोर्टर फर्म आपसे जानना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले, क्या आप हमें कितने दिन का कंफर्ट जोन देंगे और उनका कंफर्ट जोन किस बात में आता है, ये आपको ये कवर ड्यूरेशन बताएगा। कवर ड्यूरेशन क्या है? कवर ड्यूरेशन ये कहता है कि रिस्क कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई, क्योंकि पॉलिसी तो साल भर की है, ट्रांसपोर्टेशन डेली होना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज होने हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स लोड होना है, अनलोड होना है, ये सब रूटीन फीचर्स है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में ये सब उनकी डेली एक्टिविटीज है। क्वेश्चन ये है कि कवरेज कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एक्सपायर होगा। तो कवरेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 पॉइंट होते हैं, आप देखिए, एक है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक है पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो क्या है, उसको कहते हैं जहाँ से कि सामान चलना है। पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज उसको कहते हैं जहाँ पर सामान जहाँ तक जाना है। और प्रैक्टिकली दूसरे शब्दों में एग्जांपल दिया जाए तो जैसे जयपुर से हैदराबाद माल जा रहा है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया जयपुर, पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया हैदराबाद। इसको आप फाइनल डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। तो क्या इन दोनों के बीच के जर्नी की रिस्क कवर्ड है? नहीं, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क कवर्ड है, क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे अगर गाड़ी अभी चली भी नहीं है तो भी माल लोड तो हो रहा है और लोडिंग के ऑपरेशन के दौरान भी लॉस हो सकते हैं, वो लॉस भी पॉलिसी में कवर्ड है। तो पॉलिसी स्टार्ट विद लोडिंग ऑपरेशंस एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन and covers the entire journey period and it also covers the risk at the point of discharge। फाइनल डेस्टिनेशन पे गाड़ी पहुंच गई, लेकिन ट्रांसपोर्टर के यहाँ गोडाउन में जगह ही नहीं है, गोडाउन भरा हुआ है, गाड़ी अनलोड कैसे हो, माल कैसे उतरे। इन दैट केस he has to wait for 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 6 days, it depends। तो इंश्योरेंस कंपनी की अगर इस पीरियड में कोई लॉस हो जाता है तो क्या उसको पे करने की जिम्मेदारी होगी? गाड़ी चल नहीं रही है, पार्क है, लेकिन सामान उसमें भरा हुआ है, उस सामान में कोई लॉस और डैमेज हो जाता है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी? मेरे को आंसर इज यस।
कब तक होगी? फॉर 3 days. If the transported vehicle has reached to the point of discharge but the goods is not unloaded on first day, second day, third day, still the insurance company is responsible for the loss or damage to the goods, but not after 3 days. The commencement of cover will start from place of origin with loading of cargo on the vehicle and remain until the same is unloaded at the point of discharge or expiry of 3 days from arrival of the vehicle at the final destination, whichever is earlier. पहले माल उतर गया तो रिस्क खत्म, नहीं उतरा 3 दिन तक खड़ी गाड़ी तो 3 दिन तक की भी रिस्क कवर होगी. दिस इज द कंफर्ट जोन ऑफ द ट्रांसपोर्टर कि आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जिसमें कि आप माल को अनलोड करा सकते हैं. तो रेटिंग पैरामीटर्स क्या होंगे पॉलिसी के? मेनली 3 चीज़ें कंसिडर होंगी. ग्रॉस व्हीकल वेट कितना है व्हीकल्स का, जो कि आरसी में लिखा रहता है हर व्हीकल के लिए. लिमिट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योर ने क्या सेलेक्ट की है? नॉर्मली ट्रांसपोर्टर फर्म अपने एनुअल टर्नओवर के हिसाब से लिमिट ऑफ इंडेमनिटी सेलेक्ट करेगी कि उसको कितना टर्नओवर है उतने की पॉलिसी ले ली जाए. एड ऑन कवर कौन से सेलेक्ट किए हैं? हालांकि हमारे पास लिमिटेड हैं, 2 ही हैं, लेकिन दोनों में से एक लिया है, दोनों लिए हैं या दोनों ही नहीं लिए हैं, ये ऑप्शन हमेशा इंश्योर का रहेगा. फिर व्हीकल्स पर प्रीमियम रेट में डिस्काउंटिंग और लोडिंग का भी प्रोविजन है. अगर व्हीकल की बॉडी अच्छी है, चाहे वो क्लोज बॉडी है, ट्रेलर है, रेफ्रिजरेटर है, टैंकर है, कुछ भी हो, तो डिस्काउंट दिया जा सकता है. फ्लीट बहुत बड़ी है तो डिस्काउंट दिया जा सकता है. फास्ट क्लेम हिस्ट्री उसकी अच्छी है तो डिस्काउंट दिया जा सकता है. और व्हीकल्स की एज, फिटनेस अच्छा है तो भी डिस्काउंट किया जा सकता है. और टाइप ऑफ कार्गो, टाइप ऑफ कार्गो एक ऐसा वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में कि रिस्क फैक्टर डिसाइड करता है. जैसे एक तो ट्रांसपोर्टर है जो कि मिसलेनियस गुड्स कैरी करता है डेली, किसी भी तरीके का सामान उसके ट्रक में जा सकता है. फर्नीचर भी जा रहा है, क्रॉकरी भी जा रही है, खाने पीने का सामान भी जा रहा है, कपड़े भी जा रहे हैं, पेपर भी जा रहे हैं, फुटवेयर भी जा रहे हैं, कुछ भी जा सकता है. दूसरा ऐसा कोई स्पेसिफिक गुड्स ही कैरी होता है. जैसे किसी पेपर मिल से अटैच है तो पेपर कैरी कर रहा है, फुटवेयर मिल से अटैच है तो फुटवेयर के कार्टन जा रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री से अटैच है तो सीमेंट के बैग्स जा रहे हैं. तो टाइप ऑफ कार्गो ये डिसाइड करता है कि पीएम रेटिंग क्या रहे. नॉन हजार्डस आइटम्स हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कम हो जाती है. हजार्डस आइटम्स हैं, मिक्स्ड आइटम्स हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ज़्यादा हो जाती है. पॉलिसी पर 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट कंपल्सरी एक्सेस अप्लाई होगा, जो कि टेररिज्म के केस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. लेकिन हर क्लेम पर 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट और जो कि मिनिमम